Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our discussion on logical and reasoning. अच्छा logical and reasoning का बहुत थोड़ा पोर्शन है लेकिन it's really important कि आप इसके questions are I think they're free marks for you क्योंकि अगर आप ये बहुत easily logic के थ्रू कर लेना आप इनको आराम से इनमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं होती है। बस मैं कुछ आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी और किस तरह आपने इनको टैकल करना है, बहुत इजीली टैकल हो जाते हैं। सो पहले हम लोग ना पीएमडीसी ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिकल एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में व्हाट दे वांट इज डेवलप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर राइट बिलीव्स। ये आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। फिर लेटर्स एंड सिंबल सीरीज है, ये बहुत ईजी है, लेटर्स और सिंबल सीरीज। और फिर है लॉजिकल डिडक्शंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट अगेन बहुत इजी है, ये आपके इंग्लिश के सॉर्ट ऑफ थोड़े से रूल से भी सॉल्व हो जाता है और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से। ओके, हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस 5.1 एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, पीएमसी ने अपने सिलेबस में, पीएमडीसी ने क्या क्रिटिकल थिंकिंग में लिखा था? वो कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन विच यूजेस लॉजिक टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीफ्स। यानी कि ट्रूथ को हमने सेपरेट करना है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं ना उनमें लॉजिक ढूंढनी है और निकालना है कि क्या ट्रूथ उन्होंने कहा हुआ है और क्या फॉल्स है। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड कि इस तरह का कुछ आ सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही सारे क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे, वो एक उन्होंने आइडिया दिया है लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही होगा। जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज देन डिसाइड वेदर द थ्री स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू। इसमें से हमने देखना है ट्रू है, प्रॉबेबली ट्रू हो सकता है, या फिर इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, यानी तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रॉबेबली फॉल्स और फॉल्स बेस्ड प्योरली ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में स्पेशली, आपने अपनी कोई खुद की अंडरस्टैंडिंग या अपनी बैकग्राउंड नॉलेज या जनरल नॉलेज को यूज़ नहीं करना। जो टेक्स्ट में बात होगी बस आपने उसी को फॉलो करना है। टेक्स्ट में वो कुछ भी गलत कह सकते हैं मैंगोज आर पिंक, तो आपने उसी लाइन से कंक्लूड करने हैं अपने आंसर्स। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा ऑप्शंस में उन्होंने दे दिया मैंगोज आर येलो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, लेकिन स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ और लिखा, उन्होंने कहा नो मैंगोज आर पिंक वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बात हो तो आपने ये नहीं देखना कि यार नहीं रियल लाइफ में तो इस तरह होता है, वो नहीं आपने देखना। आपने देखना है इस टेक्स्ट में जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें उस चीज़ के रिलेटेड क्या बात हुई हुई है और उसी से फिर आपने कंक्लूड करना है अपना आंसर, ठीक है। अब हम ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। अहमद्स कंपनी हैज़ बिन सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 5 years। शुरू में इन्होंने हमें कह दिया कि अहमद की कंपनी है जो कि सक्सेसफुल है फॉर 5 years। फिर रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बिन राइजिंग ईच ईयर, यानी हर साल प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, और 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट, अभी तक उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर 2018 है और हर साल बढ़ रहे हैं। यानी पिछले 5 साल से, 2018 से पीछे 5 साल हम लगाएं, 2013, 14, 15, 16 नहीं, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इतने सालों में प्रॉफिट्स बढ़े थे और 2018 उसका हाईएस्ट ईयर है। फिर टू सेलिब्रेट अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू ए मील एट ए 5 स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी। अब इससे हमने क्या कर, अहमद इज रिच, क्या इज इट ट्रू? अहमद स्टाफ आर हैप्पी, इज इट ट्रू? अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अब इसमें से आपने निकालना है क्या। सबसे पहले हम ये ऑप्शन 3 देख लेते हैं जो हमारा जो कंक्लूजन 3 है, अहमद्स कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। अब ये तो आपको पता है 18 स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था, लेकिन पिछले 5 साल से देवर परफॉर्मिंग वेल, तो 2017 इंक्लूड्स दैट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। अब बाकी देखते हैं, अहमद स्टाफ आर हैप्पी, क्या ये सही हो सकता है? वी डोंट नो। इस पूरे टेक्स्ट में उन्होंने कहीं लिखा है कि स्टाफ खुश है?
बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल लेकिन स्टाफ आर नॉट हैप्पी। वी कैन नॉट से दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द केस कि स्टाफ खुश नहीं होता, बॉस उनको ओवरलोड कर रहा होता है। या जैसे अमेज़ॉन दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन क्या उसका स्टाफ खुश है? नो। उसके स्टाफ को दे मेक श्योर के ड्यूरिंग देयर शिफ्ट आवर्स और वर्किंग आवर्स दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम, तो उन्हें डाइपर्स पहनाए जाते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से उनका स्टाफ खुश नहीं है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिकॉज अमेज़ॉन एक सक्सेसफुल कंपनी है तो उसका स्टाफ भी खुश होगा? नहीं। लेकिन क्योंकि इस टेक्स्ट में भी और ऑल्सो इस टेक्स्ट में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि स्टाफ बहुत खुश है, तो वी कैन नॉट से दैट्स नॉट ट्रू या इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। उसके बाद अहमद इज़ रिच। अब अगेन ये वही बात होगी, बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ क्योंकि अहमद की कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है तो अहमद तो रिच हो गई। ऐसा ये जिनको बिजनेस का बेसिक नो हाउ भी है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, ज़रूरी नहीं है वो खुद भी बंदा रिच हो। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन क्या उसका अपना प्रॉफिट अपने लिए क्या कोई फ़ायदा हो रहा है, हमें नहीं पता। इस टेक्स्ट में उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि अहमद रिच है या नहीं। So that is, that can be true and that cannot be true. So again, probably we can say that it might be true, probably true। ठीक है, तो इस तरह आपने क्रिटिकल थिंकिंग को लेके चलना है। ये एक बेसिक बस सैम्पल क्वेश्चन था। आगे हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? इट्स अ वे ऑफ separating it's a way of separating truth from false. We are biased, we don't question things, we take things for granted. Everybody thinks they're right. One must keep an open mind, look at the evidence की base पे you have to make your conclusions, not on the basis of biasness just because you like something so उसका conclusion भी यही होना चाहिए। No, we are surrounded with information, some of that information can be wrong. Talk to the people who disagree with you, question your own beliefs। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग में आपको क्रिटिकली देखना होता है, एविडेंस देखना होता है। यहाँ पे हमारा एविडेंस वो टेक्स्ट होगा जो पीएमडीसी ने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और इसको मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से नवाज शरीफ इज़ अ गुड लीडर या ही इज़ अ बैड लीडर। ठीक है, नवाज शरीफ वॉज अ बैड लीडर। अब अगर हम गुड लीडर वाली स्टेटमेंट को सपोर्ट करें विद द टेक्स्ट में हमें उन्होंने दिया बिकॉज इन हिज रिजीम द जीडीपी increased, so that shows that he was a good leader। But again, that does not actually mean कि if in somebody's regime because GDP has been rising तो that person would be a good leader। तो इस तरह आपने क्रिटिकली देखना है, नॉट बेस्ड ऑन योर ओन बायसनेस। जस्ट बिकॉज यू हेट समबडी, यू हेट समवंस पर्सनैलिटी, सो यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर बेस्ड ऑन योर बायसनेस। नो। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ना अपने दिमाग में रखते हुए अपने आंसर्स को सॉल्व करना है। देयर arguments होती हैं, you have to evaluate them, you have to make assumptions। assumptions you don't have to, sorry, you don't have to make assumptions actually। there are assumptions that are actually provided in the what text that they are going to provide। assumptions उसमें होंगी, फिर interference and उससे आपने deduce करना है your और conclusions। ओके, सो और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हमें टेक्स्ट दिया जाएगा उसमें उसके दो एलिमेंट्स होंगे। एक होता है प्रेमिस और दूसरी होती है कंक्लूजन। ये मैं अगली एग्जांपल से बताती हूँ कि प्रेमिस और कंक्लूजन क्या होता है। ये बस आपने प्रेमिस की बेस पे आप कंक्लूजन निकालते हो अपना, और इन्हीं दोनों को दिमाग में रखते हुए आपने अपने सारे ऑप्शंस देखने हैं कि ये दोनों अगर आपके किसी ऑप्शन में आ रहे हैं तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जैसे I ate shawarma yesterday, since then my stomach has started aching, I must reduce consumption of shawarma to prevent stomach aches in the future। ये एक मैंने
एक फ़नी सी एग्ज़ाम्पल रखिए कि अब इसमें प्रेमिस क्या है? प्रेमिस इसमें ये है कि जो बात हुई, जो आपने अज़्यूम किया, जो आपने बेसिकली जैसे यहाँ पे था आर्ग्यूमेंट दिया है, जिसकी वजह से आपने कंक्लूज़न निकालना होता है, उसको प्रेमिस कहते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है कि शावरमा खाने से मेरे पेट में स्टमक एक हो गया, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। उसकी ये क्या है हमारा बेसिकली प्रेमिस। अब हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि स्टॉप ईटिंग शावरमा। ठीक है, ये क्या है इसका कंक्लूजन हो गया। तो ये होता है, ये जो भी आपका टेक्स्ट होगा ना उसमें से आपने एक प्रेमिस निकालना है और एक कंक्लूजन निकालना है। इस तरह आपने अपनी आर्ग्यूमेंट को देखना है और जो आंसर्स होंगे ना उसकी बेस पे डिड्यूस करने हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आई हैव टेकन आउट सम सैम्पल क्वेश्चंस, और ये सैम्पल क्वेश्चंस बेसिकली ऑथेंटिक हैं बिकॉज आई हैव पिक्ड देम अप फ्रॉम दोज वेबसाइट्स जो कि पीएमसी ने एक सिलेबस दिया था 2021 में, और उसमें उन्होंने एक्चुअली कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए थे कि कहाँ से वो लॉजिकल रीजनिंग आपकी टेस्ट कर सकते हैं। तो उन ऑथेंटिक वेबसाइट से भी और कुछ जहाँ से एक्चुअल पास्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। वरना इसकी प्रैक्टिस आपको एक बार समझ आ जाए ना कि आपने आंसर कैसे निकालना है लॉजिकल एंड रीजनिंग का, फिर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट हो, यू डोंट हैव टू वरी कि आपका ये नई चीज़ है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले लेट्स रीड आवर स्टेटमेंट। CW, a chain of stores, has relied on a supermarket concept of computerized inventory control, let's call it CIC, and customer service to eliminate the category of clerks from its force of employees। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि CW एक चेन है स्टोर्स की जिसने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट। उसके बेसिस उसमें क्या होता है कि CI उसने उसकी बेसिस पे क्या अपने सुपरमार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। एक तो ये, और दूसरा उसने कस्टमर सेल्फ सर्विस। ठीक है, यानी कि जो खुद सेल्फ सर्विस होती है ना किसी भी सेल्स, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी स्टोर में जाते हो, वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे देर सेइंग कि उसने सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, और कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो उनकी इन्वेंट्री होती है जहाँ पे स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे चीज़ें होती हैं, वो भी कंप्यूटराइज कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है, कंक्लूजन क्या, ये हमारा प्रेमिस है, और कंक्लूड क्या किया है कि इसकी वजह से दे आर गोइंग टू एलिमिनेट क्लर्क्स, ताकि क्लर्क्स कम हो। ये जब सिस्टम आया हमारे पास तो हमारे पास क्लर्क्स जो हैं कम हो गए। ये कंक्लूजन, ये प्रेमिस। उसके बाद देर सेइंग इट नाउ प्लान्स टू एम्प्लॉय द सेम कॉन्सेप्ट इन सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ। अब वो कह रहे हैं यही सेम कॉन्सेप्ट दे आर गोइंग टू अप्लाई टू चिल्ड्रंस क्लोथ्स। इसका मतलब चिल्ड्रंस क्लोथ्स में भी अब हम क्लर्क्स को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, जिसमें कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल होगी और सेल्फ सर्विस होगी, तो क्लर्क्स कम हो जाएंगे। तो अब हम द प्लान ऑफ CW अस्यूम्स दैट, अब हमने इसमें से अजम्पशन निकालनी है, अपनी कंक्लूजन निकालनी है, बेसिकली आंसर निकालना है। सुपरमार्केट्स, और ये इसी टेक्स्ट की बेसिस पे होगा, कोई आपकी अपनी पर्सनल अजम्पशन नहीं आप बना सकते कि जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट वुड बी करेक्ट। नो, सुपरमार्केट्स विल नॉट also be selling children's clothes in the सेम मैनर। अब ये सारी सुपरमार्केट्स का, बाकी सुपरमार्केट्स में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमने सिर्फ CW की टेक्स्ट में सिर्फ CW की बात हुई है, चेन ऑफ स्टोर्स। बाकी सुपरमार्केट्स में क्या हो रहा है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न बिकॉज दैट्स नॉट रिटन हेयर इन द टेक्स्ट, सो ये तो एलिमिनेट हो गया। पर्सनल सर्विस बाय personnel is not required for selling children's clothes successfully। हाँ, क्या ये अज्यूम किया है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि अब
CW ये करने जा रहा है कि यही सेम कॉन्सेप्ट अब वो चिल्ड्रंस क्लोथ्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि पर्सनल सर्विस होती है, नहीं कि आपको जो सेल्स पर्सन की सर्विस चाहिए होती है बाय पर्सनल, जो सेल्स पर्सन होता है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अब उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ्स, यानी चिल्ड्रंस क्लोथ्स को सेल करने के लिए भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यही तो यहाँ पे इसने प्लान किया है कि यही सेम कॉन्सेप्ट अब वो चिल्ड्रंस क्लोथ्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वो यही असूम कर रहे हैं कि ये बिकॉज़ हमें अब ज़रूरत नहीं रहेगी कस्टमर सर्विस की, तो हम इसको चिल्ड्रंस क्लोथ पे भी डाल देते हैं। तो दैट्स व्हाट दे आर असूमिंग, इसी की तो बेस पे दे आर एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई। तो दैट कैन बी ट्रू, लेकिन हम इसको ऑन होल्ड रखते हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर फाइनल आपने आंसर निकालना है। लॉजिकल रीजनिंग में आपने ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि फ़ौरन से एक आंसर देख के आपने उसको टिक नहीं कर देना। यू हैव टू रीड ऑल ऑफ योर ऑप्शंस एंड एलिमिनेट देम प्रॉपर्ली। The same kind of computers will be used in inventory control for both clothes and sales. Again, से कोई ये बात टेक्स्ट में कहीं लिखी है कि हम सेम कंप्यूटर्स यूज़ करने जा रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में भी और सेल्स के लिए भी? नो, अगेन नो assumption made like that. Self service plan cannot be employed without computerized inventory. अब ये भी कहीं नहीं लिखा कि अगर कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा तो सेल्फ सर्विस हो ही नहीं सकती। इन दोनों का आपस में तो किसी लिंक की यहाँ पे बात ही नहीं की। ये भी not an assumption made. Clerks are the only employees of CW who would be assigned tasks related to inventory control. ये भी कहीं नहीं लिखा क्लर्क्स को ही सिर्फ ये टास्क दिए जाए। नो। और ऑल्सो दे आर सेइंग CW ने क्या assume किया to make this plan. What was their plan? Their plan was to apply this concept on children's clothes. अब उसका बेस्ट चॉइस हमारी ऑप्शन बी ही बनती है कि अगर उन्होंने असूम किया कि पर्सनल सर्विस वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर फॉर सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ, तभी दे आर गोइंग टू प्लान इट आउट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू एंड यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरह यू हैव टू डिड्यूस योर आंसर एंड एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ क्लेम 1 and 3 आर ट्रू वेयर एज क्लेम 2 इज नॉट। ओके, दैट वाज बिट ओके। एग्जाम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रिक टू सॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द इनिशियल स्टेटमेंट। थिंक अबाउट which of the claims are required to be true in order for the initial claims to be true. For each claim you will have to figure out if they are assumptions made by the statement or that they are not implied by the statement. अच्छा, ये अब हम देख लेते हैं क्वेश्चनिंग। इफ़ आई गो डाउन टू द पॉन्ड टुडे, ये एक और तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ही एक और सैम्पल क्वेश्चन है। एक तो वो हो गया जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया है कि उस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और एक इस तरह के क्वेश्चंस। इफ़ आई गो डाउन टू द, जिसमें ना उन्होंने क्लेम्स दी होंगी और उसमें से कहेंगे विच वन इज़ ट्रू। If I go down to the pond today, the only birds I will see are swans. अब इसमें they're saying कि अगर मैं पॉन्ड जाता हूँ आज, तो ओनली बर्ड्स जो मैं देखूंगा आर स्वॉन्स। अब क्लेम 1, देयर विल बी नो डक्स एट द पॉन्ड। यस, दैट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि अगर आपने सिर्फ स्वॉन्स देखने हैं वहाँ पॉन्ड में, तो देयर शुड बी नो डक्स, एंड फॉर दैट टू बी ट्रू ओनली देन यू आर एबल टू सी जस्ट स्वॉन्स। तो आपने अगर सिर्फ स्वॉन्स देखने हैं, देयर विल बी नो डक्स। So that's true. All swans are white. ये स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है स्वान का कलर या कुछ भी, so that's false. There will be swans at the pond. Obviously if there will be swans, तभी you will be able to see swans ना, तभी, so that's true. Answer is claim 1 and 3 are 2 and 2 is not correct. इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, और ये मैंने वही एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट, लेकिन इसमें वही बात लिखी हुई है। जैसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इन ऑर्डर टू सी स्वॉन्स एट द पॉन्ड देयर मस्ट बी नो अदर बर्ड्स, कोई और बर्ड्स नहीं होने चाहिए। सिंस डक्स आर काइंड ऑफ बर्ड, देयर प्रेजेंस अ पॉन्ड वुड मीन यूड सी देम एज वेल एज स्वॉन्स, लेकिन therefore there cannot be any ducks at the pond in order to see only swans. So I hope you're understanding that. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Read the following passage, then decide whether the statements below are assumptions made by the passage or not. अच्छा, ड्यूरिंग द 2000s
ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन द मिडल ईस्ट स्काई रॉकेटेड, यानी वो कह रहे हैं 2000 में मिडल ईस्ट में जो सोल्जर्स एम्प्लॉय हुए थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े, यानी स्काई रॉकेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक साथ इंक्रीज हुए। हाउएवर ये है 2000, अब कह रहे हैं हाउएवर इन 2019 दिस नंबर इज कंटिन्यूइंग टू डिक्रीज, अब ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, पहले दे स्काई रॉकेटेड बट नाउ दे आर डिक्रीजिंग। It's wonderful that the Western world has less of a military presence in other countries, presumably to a negligible amount in the next 5 to 10 years. यानी इसमें हमारा premise ये है कि soldiers जो हैं they are decreasing और next 5 to 10 years में military presence almost negligible हो जाएगी विद इन 5 to 10 years। अब इसमें कंक्लूजन हम अपने स्टेटमेंट के वो देखते हैं ऑप्शंस। नो सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन एन एरिया मीन्स दैट देयर इज लेस ऑफ ए मिलिट्री प्रेजेंस, इज इट ट्रू? हाँ, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे इसको आपने देखते हुए करना है, अपनी कोई एजम्पशन नहीं बनानी इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज उन्होंने मिलिट्री डिप्लॉय कर ली है, मिलिट्री प्रेजेंस ले गए हैं, तो दैट एक एरिया में फिजिकली वो नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कम मिलिट्री प्रेजेंस है। उसके बाद देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। अच्छा, दैट्स इसका रीजनिंग मैं आपको देती हूँ, ये थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है कि बिकॉज नेक्स्ट टू 5 to स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है नेक्स्ट 5 to 10 years में वहाँ पे वो आर्मी बिल्कुल निग्लिजिबल यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देंगे। इसका मतलब यही है ना कि वहाँ पे नो आर्मी, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो देयर वोंट बी, दैट्स ऑल्सो ट्रू। देन वॉर इज अ थिंग ऑफ पास्ट, अब ये तो हम नहीं इसमें इस स्टेटमेंट में से कहीं कंक्लूड कर सकते कि जनरली वॉर इज अ थिंग ऑफ पास्ट, वी डोंट नो आगे वॉर्स दुनिया में देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स और कहीं पर भी वॉर हो सकती है। सो दिस स्टेटमेंट does not justify that war is a thing of the past, so we cannot assume that on the basis of this statement, so that's false। दिस इज ट्रू एंड दैट्स फॉल्स। इसके ऑप्शन ये होंगे 1 and 2 आर ट्रू, ऑल ऑफ देम आर ट्रू, या प्रोबेबली ट्रू, इस टाइप के ऑप्शन होते हैं इसके। आगे देखते हैं। A weapon smuggling incident recently took place in country Y। अच्छा, हमारे पास एक country Y है जहाँ पे वेपन स्मगलिंग हुई, ये इन्होंने एक सिनेरियो दिया। फिर वी ऑल नो दैट वाई इज़ ए क्लोज सोसाइटी। अच्छा, क्लोज सोसाइटी क्या होती है? क्लोज सोसाइटी वो होती है जिसमें जो बिल्कुल बंद होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया है कि वहाँ पे ट्रेडिंग उनकी सब कुछ अंदर ही होता है, वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ होते हैं और ज़्यादा इम्पोर्ट कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ उनकी कंट्री के अंदर ही होता है, बाहर से वो लोग उनका इतना कट ऑफ होता है। सो ये इसको क्लोज सोसाइटी कहते हैं। सो वाइज काउंसिल मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स। अब इसमें प्रेमिस क्या है? प्रेमिस ये है, प्रेमिस कहता है कि एक स्मगलिंग इंसिडेंट हुआ है, स्मगलिंग हुई है वेपन्स की, उसके बाद और फिर उन्होंने कहा है कि वाई जो है एक क्लोज सोसाइटी है, उससे वी कंक्लूडेड कि सिंस इट्स अ क्लोज सोसाइटी, ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन बिकॉज एक क्लोज सोसाइटी होने की वजह से वाई की जो काउंसिल है उसको ये पता होना चाहिए, मस्ट हैव नोन, वाई मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स। तो इसका मतलब ये है कि वाई का काउंसिल नोज एवरीथिंग। जो एक क्लोज सोसाइटी होती है उसके काउंसिल को सब पता होता है कि कंट्री में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर असूमिंग बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट कि वो एक क्लोज सोसाइटी है, वाई के काउंसिल को सब पता होना, मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स। इसमें से which of the following is an assumption that would make the conclusion above logically correct। अच्छा, इसमें they are asking a different question कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो ऊपर की कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि वाइस काउंसिल मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स, उन्हें पता था वेपन्स के बारे में। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऊपर वाले कंक्लूजन को मज़ीद करेक्ट करेगा?
Option A is if a council knows about a particular weapon smuggling incident, it must have intended to use the weapons for its own purposes. अब ये तो स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि they were going to use it for their own purposes. ना ही हमने कंक्लूजन में ऐसा कुछ डिड्यूस किया है, तो दैट्स रॉन्ग. फिर इफ ए काउंसिल क्लेम्स दैट इट न्यू नथिंग अबाउट ए पर्टिकुलर वेपन स्मगलिंग इंसिडेंट, इट मस्ट हैव नोन एवरीथिंग अबाउट इट. अब ये भी कहीं स्टेटमेंट में ऐसी क्या बात लिखी है कि काउंसिल को कुछ नहीं पता था लेकिन उन्हें सब पता होगा, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है. ये तो एक अजम्पशन है जो आप खुद से बना रहे हो, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. Then again, if a council does not permit weapons to enter a country, it is a closed society. ये क्या हमारे प्रेमिस और कंक्लूजन में ये था कि जो काउंसिल वेपन्स नहीं आने देता वो क्लोज सोसाइटी होता है. ये तो बिल्कुल ऑपोजिट सी बात हो गई है. अगर वाई क्लोज सोसाइटी है, जो कि हमने स्टेटमेंट में कहा, लेकिन उसकी क्लोज सोसाइटी होने के बावजूद स्मगलिंग इंसिडेंट हुआ है, तो दैट डज नॉट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एट ऑल. अगर वो वेपन्स नहीं अलाउ कर रहा तो वो ही क्लोज सोसाइटी होगा. नो, दैट डज नॉट, और ना ही इसका हमारे कोई प्रेमिस और कंक्लूजन से लेना देना है. अगला ऑप्शन, if a country is a closed society, its council has a large contingent of armed guards patrolling its borders. अब ये भी हमारे कंक्लूजन में क्या कहीं ऐसी बात लिखी है जो कि उसको करेक्ट कर रही हो? नहीं. ओके, लास्ट ऑप्शन ही हमारे पास रह जाता है, होपफुली दैट्स करेक्ट. इफ अ कंट्री इज अ क्लोज सोसाइटी, इट्स काउंसिल हैज इन नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट अकर्स इन द कंट्री. हाँ, ये ऑप्शन ही तो वो वाहिद ऑप्शन है जो ये हमारे कंक्लूजन को, सो वाइज काउंसिल मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स, इसको करेक्ट करवाता है कि जो क्लोज सोसाइटी होती है उसके काउंसिल को सारी नॉलेज होती है कि उसकी कंट्री में क्या चल रहा है, तो तभी they would have known about the weapons now. So that is going to make our conclusion logically correct. Option E is the correct option. Okay, next question. A coal power company gained greater profits and provided energy to. अच्छा, I hope आप ना पहले इसको पॉज करें और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देन कम फॉर द एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको भी अंदाज़ा अपने लॉजिकली दिमाग यूज़ करके कि आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं ऑप्शंस. A coal power company gained greater profits and provided energy to consumers at lower rates per unit of energy by building larger capacity, more efficient plants and by stimulating greater use of energy within its area. यानी कि एक कंपनी है जिसने greater profits, यहाँ पे हम लिखते हैं कि profits उसके बढ़े कैसे, कि उसने प्रोवाइडेड एनर्जी टू कंज्यूमर्स, और एनर्जी जो दी उसने एट अ लोअर रेट. प्रॉफिट भी बढ़ा, एनर्जी कंज्यूमर्स को लो रेट पे दी. वाई? बिकॉज बाय बिल्डिंग लार्जर कैपेसिटी, जिनकी मोर एफिशिएंट प्लांट्स थे, एंड बाय स्टिमुलेटिंग ग्रेटर यूज ऑफ एनर्जी विद इन इट्स एरिया. यानी कि उन्होंने लार्ज कैपेसिटी के, लेट्स से लार्ज कैपेसिटी के प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, उसकी वजह से दे हैव ग्रेटर प्रॉफिट्स. कंज्यूमर्स के पास कम रेट पे एनर्जी दी. वाई? बिकॉज ऑफ मोर प्लांट्स. ये हमारा प्रेमिस है और ये कंक्लूजन है कि एनर्जी कंज्यूमर को कम मिली और प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए. टू कंटिन्यू दीज फाइनेंशियल ट्रेंड्स, अब ये फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या थे? प्रॉफिट्स का बढ़ना और कंज्यूमर्स का कम रेट पे एनर्जी को कंज्यूम करना, दैट वर द फाइनेंशियल ट्रेंड्स. अब ये कंटिन्यू करने के लिए उस कंपनी ने प्लान किया है कि वो रिप्लेस कर दें ओल्ड प्लांट को बाय ए प्लांट विद ट्रिपल द कैपेसिटी, यानी कि ट्रिपल कैपेसिटी बढ़ा दें, यानी ओल्ड प्लांट को रिप्लेस कर दें 3x द टाइम्स ऑफ इट्स लार्जेस्ट प्लांट. अब द कंपनीज प्लान एज डिस्क्राइब्ड अबव assumed each of the following except, यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया. इन्होंने कहा है कि इन पांचों स्टेटमेंट में से 4 वो हैं जो इस प्लान को असूम करती हैं, लेकिन एक वो होगी जो नहीं. हमने एक्सेप्शन ढूंढनी है जो इस प्लान को एज डिस्क्राइब्ड नहीं करता असूम. ओके, ऑप्शन ए करते हैं. डिमांड फॉर एनर्जी विद इन द कंपनीज एरिया ऑफ सर्विस वुड इंक्रीज इन द फ्यूचर. अब ये प्लान क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? वो प्लान क्या है उनका कि ट्रिपल एक्स प्लांट लगाना. वो क्यों ये लगा रहे हैं? ऑब्वियसली कि अगर कंपनी को पता है कि एरिया में एनर्जी की कंजम्पशन जो है, डिमांड वो इंक्रीज़ होगी,
तभी वो कहीं पे किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है, तभी उसकी रिसोर्सेज वो इंक्रीज करते हैं। अब एक एरिया है जहाँ पर हमें ग्रोसरी स्टोर की ज़रूरत है, लेकिन एक ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन वहाँ पे हमें पता है इन द फ्यूचर पॉपुलेशन इंक्रीज होनी है, तो वहाँ पे दे आर गोइंग टू बिल्ड मोर ग्रोसरी स्टोर्स आउट देयर। सो दैट्स अगेन करेक्ट, लेकिन हमें एक्सेप्ट वाला ढूंढना है। फिर expenses would not rise beyond the level that could be compensated for by efficiency or volume of operation or both। अब इसमें इनका जो पुराना प्लान था उसमें अगेन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, and that was compensated by the large capacity of the plant। तो यहाँ पे भी expenses increase नहीं होंगे, जो कि compensate हो जाएंगे by the efficiency और volume of operation या both। ये भी वो assume कर रहा है, तभी वो एक plant लगाने जा रहा है ना, triple times अपने largest से। तो that's also correct। फिर the plant would be sufficiently reliable in service to contribute a net financial benefit to the company as a whole। तो अगेन दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू assume, तभी वो प्लांट लगाने जा रहे हैं ना इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो नेट फाइनेंशियल बेनिफिट को कंट्रीब्यूट करेगा। दैट्स आल्सो करेक्ट। सेफ्टी मेजर्स टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द न्यू प्लांट वुड बी द सेम एज दोज फॉर द प्लांट इट वुड रिप्लेस। अब ये सेफ्टी मेजर्स की तो उन्होंने कहीं बात नहीं की, कि जो नया प्लांट लगाने जा रहे हैं उसके सेफ्टी मेजर्स वही होंगे जो पिछले प्लांट के थे, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है इस प्लान में। तो दैट्स रॉन्ग, और यही हमने एक्सेप्शन ढूंढनी थी। तो लेट्स रीड आवर फाइनल ऑप्शन, और फिर हम इसको एक अपना आंसर चॉइस करेंगे। द ट्रिपलिंग ऑफ कैपेसिटी वुड नॉट रिजल्ट इन इनसुपरेबल टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स टू एफिशिएंसी। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी को 3 टाइम्स करने से कोई टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे उसकी एफिशिएंसी पे। ये अगर एजम्पशन ठीक होगी तभी वो ये प्लान इन एक्शन होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये हमने प्लान को ना, लेट से एक कंपनी का प्लान है, उसको इन एक्शन कराना है। उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो टिक हों फॉर दैट टू बी इन एक्शन। ये चीज़ें अब टिक होंगी तभी ये प्लान, ये नहीं कि वो क्या क्या असूम कर रहा है, क्या क्या वो अपने प्लान में अपने टिक मार्क्स या अपने अजम्पशंस बना रहे हैं जिसकी वजह से वो प्लान बना रहा है। तो ये वाले सारे जो ऑप्शन ए बी सी और ई हैं, ये सारे वो हैं जो वो असूम कर रहा है तभी वो ये नया प्लांट लगा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी का प्लान के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सेम ही होंगे। सेफ्टी मेजर्स तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस हियर। Okay, next question. The increase in number of newspaper articles exposed as fabrications serves to bolster the contention that editors are more interested in boosting circulation than in printing the truth. Even minor publications have staff to check such apparent fraud. The argument above assumes that। अब इसमें भी क्या argument assume कर रहे हैं, पहले हम अपना premise और conclusion देख लेते हैं। premise कहता है, premise में वो कहते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं ना उनमें फैब्रिकेशंस ज़्यादा हो रही हैं, फैब्रिकेशंस। और वो क्यों ज़्यादा हो रही हैं, कंक्लूजन उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एडिटर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन बूस्टिंग सर्कुलेशन देन इन प्रिंटिंग द ट्रूथ। तो एडिटर की वजह से, एडिटर्स इंटरेस्ट की वजह से ये सब हो रहा है। अब इस आर्ग्यूमेंट को, ये हमारी आर्ग्यूमेंट है, इस द आर्ग्यूमेंट अबव अज्यूम्स, वो क्या अज्यूम कर रही है, न्यूज़पेपर स्टोरीज एक्सपोज एज फैब्रिकेशंस आर अ रीसेंट फिनोमेना। नहीं, इस स्टेटमेंट में ये तो कहीं हमने प्रेमिस और कंक्लूजन में निकाला ही नहीं कि ये न्यूज़पेपर में फैब्रिकेशन एक रीसेंट फिनोमेना है, वो पास्ट में भी हो सकता है। सो दैट्स नॉट आवर अजम्पशन। फिर एवरीथिंग इन न्यूज़पेपर प्रिंट्स मस्ट बी फैक्चुअली वेरीफाइबल। अब ये हम कह सकते हैं कि हाँ इट मस्ट बी वेरीफाइबल, लेकिन क्या इसका ताल्लुक हमारी प्रेमिस और कंक्लूजन से है कि अब जो आर्ग्यूमेंट हमने निकाली है, वो हमने आर्ग्यूमेंट हमारी क्या थी कि न्यूज़पेपर में फैब्रिकेशंस बढ़ रही हैं। फैब्रिकेशंस के बढ़ने की वजह क्या है, एडिटर्स ये चाहते हैं, एडिटर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि वो स्पाइसी चटपटी ख़बरें प्रिंट करें रादर देन द ट्रूथ। तो इसका भी कोई लिंक नहीं है। देन फैक्ट चेकिंग इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर माइनर पब्लिकेशंस देन फॉर मेजर। अगेन ये क्या हमारे प्रेमिस और कंक्लूजन में इससे कोई लिंक था, नहीं।
वी कैन से दैट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट कि ईजी हो सकता है, लेकिन वी डोंट नो कि ये ट्रूथ है भी या नहीं, और ऑल्सो इट्स नॉट एक्चुअली रिलेटेबल टू आर आर्ग्यूमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगेन रॉन्ग। ओनली रिसेंटली हैव न्यूज़पेपर्स एडमिटेड टू पब्लिशिंग इंटेंशनली फ्रॉड्यूलेंट स्टोरीज। क्या इसका ताल्लुक है अगेन हमारी स्टेटमेंट से? आपने अपने प्रेमिस और कंक्लूजन पे फोकस्ड रहना है कि हमारी आर्ग्यूमेंट में बात क्या हो रही है। ये वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगेन, द एडिटर्स ऑफ newspapers are the people who decide what to print in their newspapers. Yes, this is true कि इस आर्ग्यूमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि वो एडिटर, कंक्लूजन हमने यही निकाला था ना कि एडिटर्स के इंटरेस्ट की वजह से फैब्रिकेशंस आ रही हैं। तो अब एडिटर वो बंदा है जो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रिंट इन देयर न्यूज़पेपर। एडिटर की वजह से ये सब हो रहा है, तो एडिटर ही पे हम ये सारा एज्यूम कर रहे हैं ना कि एडिटर इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू प्रिंट एंड व्हाट टू प्रिंट नॉट। सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। ओके, लास्टली हमारे पास बस ये लास्ट दो स्लाइड्स रह गई हैं, एंड इसमें हमने जैसे पीछे हमने ये क्वेश्चंस देखे कि कौन सी आर्ग्यूमेंट जो अजम्पशन है वो हमारी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक उसका रिवर्स क्वेश्चन है कि इस तरह भी क्रिटिकल थिंकिंग में वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी आर्ग्यूमेंट है, अजम्पशन है, यानी ऑप्शंस में अजम्पशंस दी होती हैं, वो कौन सी ऐसी अजम्पशन है जो हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक कर रही है, यानी उसको सपोर्ट नहीं करी, इंस्टेड उसको वीक कर दी। जैसे द रेट, अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, द रेट ऑफ वायलेंट क्राइम्स इन दिस स्टेट इज़ अप 30% फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी कि वायलेंट क्राइम्स का रेट बढ़ा है 30% फ्रॉम लास्ट ईयर। द फॉल्ट लाइज, इसकी कंक्लूजन अब हम उन्होंने क्या निकाली, ये हमारा प्रेमिस था। क्या प्रेमिस क्या है हमारा, कि क्राइम रेट बढ़ा 30%, क्राइम रेट इंक्रीज हुआ बाय 30%, और उसका कंक्लूजन, व्हाट डिड वी कंक्लूड, उन्होंने कहा है कि रिसेंटली आवर जजेस सेंटेंसेस हैव बीन सो लीनिएंट दैट क्रिमिनल्स कैन नाउ डू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट फियर ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्रिजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रिजन। द आर्ग्यूमेंट वुड, ये मैं आगे बताऊँ क्यों इसमें मैंने एम्फोसाइज किया है, द आर्ग्यूमेंट अब वुड बी वीकन। अब हमारी आर्ग्यूमेंट क्या है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिससे हमने कंक्लूड ये किया कि क्राइम रेट के बढ़ने की वजह ये है कि जजेस जो है ना वो लीनियंट हो गए हैं, जजेस लीनियंट हो गए। ये हमारी आर्ग्यूमेंट है एक, मतलब हम आर्ग्यूमेंट वो ये दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट के दो एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रेमिस और कंक्लूजन, कि क्राइम रेट के बढ़ने की वजह ये है कि जजेस लीनियंट हो गए हैं। अब इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इस आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा, यानी वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा? सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 75% ऑफ अदर स्टेट्स इन द नेशन हैव लोअर क्राइम रेट्स देन दिस। क्या इसका हमारी आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना है? हमें क्या बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं, स्टेटमेंट में इसकी कोई बात नहीं हुई, सो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। Grey collar crime in this state has also increased by over 25% in the last year. Again, इसका कोई ताल्लुक है कि इस स्टेट में ये वाला क्राइम भी, ग्रे कॉलर क्राइम भी इंक्रीज हो गया है? हमें तो इस आर्ग्यूमेंट को देखना है कि क्राइम रेट के बढ़ने की वजह ये है। इस आर्ग्यूमेंट को क्या ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो वीक कर सकता है? इसका कोई लिंक नहीं है। 45% of the police in the state have been laid off in the last year due to budget cuts. ओह, ये हो सकता है कि जैसे पहले इस स्टेट में 100 पुलिस ऑफिसर्स थे, अब वो 45 हो गए, यानी कि इतने सारे कट ऑफ हो गए हैं, उनको जॉब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बजट कट्स। तो हम ये वाली आर्ग्यूमेंट हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक कर सकती है। पहले हमने सारा ब्लेम जजेस पे डाल दिया ना कि उनकी लीनियंसी की वजह से क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन अब ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स ही हमने कट डाउन कर दिए टू 45%, उसकी वजह से भी अब क्राइम रेट कम हो बढ़ सकता है। तो यू नो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली वीकन्स आवर आर्ग्यूमेंट। लेट्स होल्ड ऑन टू इट। Polls show that 55% of the population in this state oppose capital punishment. अब ये देखो, ये आप लोग देखोगे और आप कहोगे कि ओ हाँ, ये आर्ग्यूमेंट को वीक कर सकता है क्योंकि 55% जो है वो अपोज करिए कैपिटल पनिशमेंट। बट नो, यू हैव टू लुक फॉर द वर्ड्स, सी बिटवीन द लाइन्स कि एक तो कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। कैपिटल पनिशमेंट होती है फांसी की सज़ा बेसिकली,
और अगर 55% लोग हाँ ये कह रहे हैं, आप कह सकते हो कि हाँ बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट को ये लोग अपोज करते हैं, जिसकी वजह से जजेस लीनियंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो गया है। तो इसकी ये भी हमारे आर्ग्यूमेंट को वो कर सकता है कि यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं है तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट की तो उन्होंने बात ही नहीं की। कैपिटल पनिशमेंट का ताल्लुक है ही नहीं लॉन्ग टर्म प्रिजन के साथ। ये जो मैंने लॉन्ग टर्म प्रिजन हाईलाइट किया था इसलिए किया था कि लोगों में फ़ियर ही ख़त्म हो गया है ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्रिजन की उनको सज़ा ही नहीं मिलती है उनको, जिसकी वजह से दे आर एक्चुअली मोर क्राइम रेट। सो वी कैन नॉट वीकन आर आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, इसका उससे लिंक नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। द स्टेट हैज़ हायर्ड न्यू जजेस इन द लास्ट ईयर टू कॉम्पेंसेट फॉर डेथ्स एंड रिटायरमेंट्स। अब आप कह सकते हो हाँ नए जजेस आ गए हैं, ये लीनियंट जजेस हैं तो इनकी वजह से क्राइम रेट बढ़ा है। एक तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट को वीकन नहीं करता, दूसरा ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लेट से पहले हमारे पास 100 जजेस थे, उसमें से 20 रिटायर हो गए तो 80 रह गए। अब 80 में हमने 20 और हायर किए, फिर से वापस 100 हो गए, तो बेसिकली तो वही रहे ना, जजेस का नंबर वही रहा। अब नए जजेस पुराने जजेस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई कि नए जजेस की वजह से ये हो रहा है या पुराने जजेस नहीं थे लीनियंट, तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू आर आर्ग्यूमेंट भी। एंड द बेस्ट चॉइस दैट कैन वीकन आर आर्ग्यूमेंट, हमारी आर्ग्यूमेंट यही थी ना कि जजेस की लीनियंसी की वजह से क्राइम रेट हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट आ गई कि पुलिस ऑफिसर्स ही हमने इतने कम कर दिए हैं बजट कट्स की वजह से, इसकी वजह से भी तो क्राइम रेट बढ़ सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ दी बेस्ट चॉइस है। लास्टली अब अगेन ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है एंड फाइनल क्वेश्चन, आर वर्क प्रूव्स टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द पास्ट 1 year ईच ऑफ आर फाइव, ये कंपनी है जो कि कह रही है आर वर्क प्रूव्स टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द पास्ट 1 year ईच ऑफ आर 5 clients, इनके 5 clients they has experienced the fastest growth in their history, therefore if your company wants to grow do not hesitate to call GNG since we are the solution। यानी प्रेमिस कह रहा है, प्रेमिस में प्रेमिस में वी हैव सेड के GNG की वजह से 5 clients जो थे उनकी फास्टेस्ट ग्रोथ हुई। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग की टर्म्स हेयर, फास्टेस्ट ग्रोथ हुई, जिससे व्हाट वी कंक्लूजन क्या है हमारी कि GNG इज़ द सोल्यूशन, GNG इज़ द सोल्यूशन। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इफ़ ट्रू सीरियसली जेपरडाइजेस द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट बाय द स्पीकर अबव, ये हमारी आर्ग्यूमेंट है। और कौन सी स्टेटमेंट इस आर्ग्यूमेंट को जेपरडाइज कर देगी यानी तबाह कर देगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड GNG होल्ड MBA डिग्रीज, तो क्या इससे कोई आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक है? नहीं। और उनके MBA डिग्रीज होने से तो एक्चुअली फ़ायदा है GNG का ही, so that's it doesn't affect our argument। Even without the help of GNG, the 5 clients of GNG will achieve the same growth rate in sale। हाँ, ये अगर ये स्टेटमेंट आप देखो कि अगर ये जो 5 clients थे, हमारा आर्ग्यूमेंट यही था ना कि GNG के जो 5 clients थे उनकी फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है और इस वजह से आपको भी GNG ही चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई उसके आर्ग्यूमेंट में कह दे कि यार ये जो 5 clients थे ना, ये GNG के बगैर भी इनकी सेम ही ग्रोथ होनी थी सेल्स में, तो दैट इज़ गोइंग टू जेपरडाइज योर आर्ग्यूमेंट ना। सो दैट्स करेक्ट। सी भी हम देख लेते हैं, होल्ड ऑन टू ऑप्शन बी। GNG इज़ वन ऑफ द 5 leading मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज। अगेन that's not related to our argument, so we'll just exclude that। GNG uses an updated accounting approach to help companies to cut cost। again ये इसका भी argument से ताल्लुक नहीं है, हमारी स्टेटमेंट में भी कहीं नहीं लिखा, एंड इट डज नॉट इफेक्ट द आर्ग्यूमेंट एज वेल। ऑल ऑफ द 5 clients ऑफ GNG आर डूइंग बिजनेस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। अगेन इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही इट जेपरडाइजेस द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द बेस्ट चॉइस हेयर। ओके, दैट्स ऑल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। आज हमने पहला टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको वी डिस्कस्ड। अब आगे जो
मेक मोर क्वेश्चंस ऑन लेटर सिंबल्स और लॉजिकल डिडक्शंस, और ये बाकी के भी एक एक करके कवर करेंगे हम। इट्स सो ईजी एंड सो सिंपल, बस आप ये एक लेक्चर देखें और ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना, आई होप आप लोगों ने पहले पॉज किया हो, पहले खुद सॉल्व किया हो, एंड देन यू लिसन टू द एक्सप्लेनेशंस। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टडी लॉजिकल एंड रीजनिंग। आप बस ये वीडियो लेक्चर्स देखें, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज मैंने अपने टाइम में ऐसे ही किया था, ये क्वेश्चंस देखे थे और आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड लॉजिकल रीजनिंग के उस टाइम पे वीडियो लेक्चर्स, एंड आई couldn't, but I am trying my best to make the best out of all of the stuff out there for you guys. So आई होप आपको ना ये समझ आया हो। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना लॉजिकल रीजनिंग का स्पेशली, दे कैन आस्क मी, दे कैन टैग मी इन द डाउट्स ग्रुप एंड आस्क मी डायरेक्टली कि वी डिडंट अंडरस्टैंड दिस इन योर लेक्चर एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट, या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन फ्रीली आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। शहर सलीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।